नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल गंगवार एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं हमारी इस खास पेशकश बड़ी खबर में। इसमें हम आपसे कई बार चर्चा करते हैं विभिन्न विषयों पर जो देश और समाज में चल रहे होते हैं। इसमें राजनीति होती है, इसमें सिनेमा होता है और इसमें कुछ नई तरीके की जो तकनीक और नई बातें होती हैं, उनसे जुड़े लोगों को भी हम आपसे मिलवाते और बात करते हैं। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं लगभग 20 वर्षों से एंटरटेनमेंट पीआर इंडस्ट्री के दिग्गज रहे हरीश शर्मा जी से और स्पेक्ट्रम पीआर के नरविजय जी से, जो लगभग 13 वर्षों का जिनका अनुभव पीआर में है। अब आप ये कहेंगे कि हमारी जब ये पीआर बिजनेस में ऑलरेडी है तो हम आपसे इनकी मुलाकात क्यों करा रहे हैं। इस मुलाकात को कराने की खास वजह यह है कि इन्होंने नरेंद्र मोदी जी का जो एक कहना था कि आपदा को अवसर में बदलें, तो इन्होंने जो एक ट्रेडिशनल पीआर सिस्टम जो चला आ रहा था देश में वर्षों से, उसको उसमें कुछ बदलाव लाने के लिए कुछ एक नए प्रकार के प्रयोग किए हैं। उसी के नाते हमें लगा आपको भी एक नई तरीके की जो एक पीआर टेक्निक और जो एक आने वाले समय में एक डिजिटल क्रांति जो हो रही है देश में, तो उसके बारे में आपको इनसे मिलकर ही बताया जाए, इनसे मिलाया जाए और उनसे ही जाना जाए कि किस प्रकार से वो आने वाले भविष्य को देख रहे हैं। हरीश जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नरविजय जी, आपका भी स्वागत है। नमस्कार जी। हरीश जी, ये बताएं कि ये जो आप एक लंबे समय से पीआर के कार्य में लगे हुए थे और फिर अचानक आपको और आपकी कंपनी एचएस कम्युनिकेशन और स्पेक्ट्रम पीआर को क्या एक नई संभावनाएं दिखाई दी, जिसमें आपने एक नया टाई अप बनाया और जो एक ब्लॉगर्स वायर करके एक प्रोजेक्ट जो शुरू किया है, वो क्या है? देखिए, मैं क्या था कि मैं तो जैसा आपको भी पता ही है, 2015 के बाद मैं पीआर से मैंने किनारा कर लिया था और मैं फुल टाइम राइटर हो गया था। लेकिन नरविजय जी से हमेशा टच में रहते थे, बातचीत होती रहती थी, नए नए आयाम, नए नए चीज़ें हम ढूंढते रहते थे। मुझसे ज़्यादा नरविजय जी ज़्यादा इसमें लगे हुए थे। और तो बीच में क्या हुआ कि मेरे बच्चे अक्षत और रिहा ने सोचा कि क्यों ना एचएस कम्युनिकेशन के लेगेसी को आगे बढ़ाया जाए। और तब कुछ ऐसा आया कि विचार कि जो रूटीन पीआर है उसमें क्या ऐसा नया किया जाए कि कुछ अलग ही हम कुछ दे पाएँ अपने क्लाइंट्स को। तो फिर नरविजय जी से बात हुई और नरविजय जी ने बताया कि ब्लॉग वायर करके कैसे, पहले से मैं देख रहा था उनका कुछ एक संस्था है, ब्लॉग वायर की एक संस्था है, जो नरविजय जी बेहतर बताएंगे। तो मैं देख रहा था कि कुछ तो नया कर रहे हैं, तो मैंने इनसे बातचीत की तो इन्होंने कहा कि हम ब्लॉग वायर को एज ए कमर्शियल एंगल यदि दे दें और उसके साथ पोर्टल्स को भी साथ में जोड़ लें तो एक अच्छा नया वेंचर खड़ा हो सकता है। तो हमने बातचीत की और बच्चों से बात की तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये एक नया ऑप्शन है, अच्छा हो सकता है। तो फिर हमने अब टाई अप किया। हम एक दूसरे को मेरी समझ से 25 वर्षों से जानते हैं, राष्ट्रीय सहारा के समय से, जब मैं फ्रीलांस करता था। और नरविजय जी वहाँ बहुत अच्छी पोजीशन में थे, बहुत सारे आर्टिकल इन्होंने मुझसे लिखवाए, छपाए और मुझे आर्थिक मदद की। ऐसे ऐसे सिलसिला है। तो इसको शुरुआत हमने कहा कि फिर से नए ढंग से की जाए। नरविजय जी, आप बताएं कि जो ब्लॉग्स वायर है, ये एक्चुअली में क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, और इसमें जो आपने इसको विस्तारित करने के लिए जो हरीश जी बता रहे थे, कैसे इसकी योजना बनाई, और क्या, पहले तो यही बताएं कि ये एक्चुअली है क्या। अतुल जी, ब्लॉग्स वायर एक नया कॉन्सेप्ट इसलिए कह सकते हैं, ये इसका टैगलाइन ही हमने रखा है इंडियाज फर्स्ट ब्लॉग्स वायर। क्योंकि अभी तक न्यूज वायर कंपनियां तो भारत में पहले से मौजूद रही हैं, जिनका काम होता है न्यूज के पोर्टल्स के साथ टाई अप रखना और बल्क में आपको न्यूज कवरेज ऑनलाइन प्रोवाइड कराना। तो वो एक चलन रहा है, लेकिन ब्लॉग्स को लेके कोई एक नेटवर्किंग इस तरह की नहीं की गई थी अभी तक ऑर्गेनाइज्ड वे में, जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर या बिजनेस सेक्टर या इंडिविजुअल्स को किसी तरह की कोई प्रॉपर सर्विस दे पाए। जब ये 22 मार्च को जब देश में पहली बार जनता कर्फ्यू लगा, उसी दिन से बल्कि उससे पहले से ही मैंने सोचना शुरू कर दिया था
कि कोरोना का जिस तरह से पूरी दुनिया में माहौल चल रहा है, तो उसमें आने वाले दिनों में जरूर बहुत सारी दिक्कतें आएंगी और बहुत सारे नई संभावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं, नई समस्याएं आएंगी, उनके नए समाधान भी हमें खोजने होंगे। उस नाते 22 मार्च को ही मैंने एक ट्विटर चैट शुरू किया। अब आप देखिए, ट्विटर चैट, उसका टैगलाइन है इंडियाज फर्स्ट ट्विटर चैट बॉर्न एमिड लॉकडाउन या बॉर्न एमिड कोविड। वो भारत की पहली चैट है जिसके 23 एपिसोड पूरे हो चुके हैं। कल उसका 23वां सेशन हुआ था और उसकी सफलता जब होने लगी, उसकी शुरुआत में ही नेस्कॉम के बड़े अधिकारियों ने उसमें भाग लिया। उसके बाद कॉर्पोरेट सेक्टर, अब कल जो थे बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस के प्रेसिडेंट एंड हेड कम्युनिटीज, ऑपरेशंस और कस्टमर एक्सपीरियंस, वो उसमें मुख्य मेहमान थे। इसी तरीके से बहुत सारी, अभी एक 15 अगस्त को अमेरिका में भारतीय दूतावास में एक अमेरिकी गायक हैं, हॉलीवुड की सिंगर हैं, मैरी मिलबैन, उन्होंने राष्ट्रगान गाया और उस राष्ट्रगान को भारत के कई मंत्रियों ने, किरण रिजिजू और तमाम भारतीय लोगों ने ऑनलाइन जो है बहुत पसंद किया और उन्हें अप्रिशिएट किया। मैंने उनसे अनुरोध किया कि आप हमारी चैट में विशेष मेहमान बन के आइए, अच्छा लगेगा, और उन्होंने वो अनुरोध स्वीकार कर लिया। अब उसके बाद न्यूयॉर्क से, पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों से सितंबर का पूरा मंथ हमारा बुक है और उसमें दुनिया भर के मेहमान जो है आने शुरू हो गए। यानी वो प्रोजेक्ट हमारा क्लिक कर गया और सफल हो गया। भारत की पहली ट्विटर चैट। मैंने संकल्प लिया है कि जब तक मैं जीवित रहूंगा, जब तक ट्विटर चलेगा, पता नहीं कब तक चलेगा क्योंकि बदलाव आते रहते हैं, तब तक हम उस चैट को कंटिन्यू रखेंगे और पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे होमवर्क के साथ हम उसे चलाते हैं। मैं उसका दरअसल 1 साल हो गया है, एक संस्था है ब्लॉगर्स अलायंस, डॉक्टर अमित नागपाल जी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मैं चंडीगढ़ चैप्टर का अध्यक्ष हूँ। अब उन्होंने अनाउंस किया है कि मैं पूरे उत्तर भारत का कामकाज देखूं, तो मैं पूरे नॉर्थ जोन का प्रेसिडेंट हूँ, जिसमें 7 राज्य आपके पूर्वोत्तर के, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये सारा क्षेत्र उसमें आता है। उसी के तहत चूंकि हमारा ब्लॉगर्स के साथ उठना बैठना बढ़ा और संपर्क बढ़ा, तो मुझे लगातार सोचने पर एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं ब्लॉगर्स को साथ में लेके इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने का भी एक साधन क्रिएट करूं। सब लोगों को आगे चल के कुछ ना कुछ लाभ की स्थिति में हम ला पाएंगे। और ब्लॉगर्स की डिमांड बढ़ रही है। पीआर में पिछले 2-3 सालों से हमसे बराबर मांग की जा रही थी। बाहर की एजेंसियां भी हमसे कहती थी कि हमें आप प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कराते हैं लेकिन अब ब्लॉगर्स मीट करानी है। तो किसी को इंदौर में चाहिए, किसी को भुवनेश्वर में चाहिए, किसी को दिल्ली में चाहिए, किसी को बॉम्बे में चाहिए। तो ये एक चुनौती थी कि उसको हम किस तरीके से ब्लॉगर्स को साथ लेके कुछ बेहतर करें। तो अकेले करने का तो एक होता है ऑप्शन, बट मैंने सबको साथ लेने के लिए ब्लॉग्स वायर नाम से जब इंटरनेट पर सर्च किया तो पता लगा कि ये भारत की पहली संस्था होगी जो इस कॉन्सेप्ट पर इस तरीके से काम करेगी। क्योंकि हमारे पास पहले से ही 200 से अधिक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, ब्लॉगर्स और डिजिटल जर्नलिस्ट्स का हमारे साथ संपर्क है निरंतर, और ये संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। और वो हर विषय क्षेत्र के हैं, टेक्नोलॉजी के हैं, आर्ट एंड कल्चर के हैं, बिजनेस से हैं, सामान्य पत्रकारिता के जो विभिन्न बीट्स होती हैं उसके हैं। उन सबको साथ में लेके जब मैंने इस पर काम शुरू किया और रिसर्च किया तो मुझे पता लगा कि ये तो एक अनूठा आयोजन होगा और इसे हमें आगे चलाना चाहिए। बस उसी दिन से हमने जो है इसकी बुक कर दी और 7 अगस्त को इसकी विधिवत शुरुआत की। तो मैंने कैलाश खेर जी, हरीश जी के माध्यम से कैलाश खेर जी से मुलाकात हुई थी। चंडीगढ़ वो कई बार आए थे, बॉम्बे में भी मुलाकात हुई उनके घर पर। तो उनके साथ एक प्रेम भाव बना हुआ था। मैंने उनसे अनुरोध किया कि आप इसकी श्री गणेश जो है वो क्यों ना आपके माध्यम से हो। तो उन्होंने वो अनुरोध स्वीकार किया और उन्होंने उसका न सिर्फ लोगो लॉन्च किया बल्कि एक बहुत खूबसूरत वीडियो बनाकर हमें भेजा जिसमें हरीश जी को और
मुझे उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर न सिर्फ शुभकामनाएं दी हैं बल्कि लोगों से अनुरोध किया है कि इन्हें खूब काम दीजिए, खूब प्यार दीजिए। तो इसकी बड़ी धमाकेदार शुरुआत हो गई और सब कुछ अच्छा चलता जा रहा है। फिर हरीश जी के साथ हमारा फिर से बातचीत हुई और हम दोनों संस्थाएं जो हैं साथ में आ गई। हमारा भी हौसला बढ़ा कि अब हम अकेले नहीं हैं। तो इस तरीके से इसमें लगातार हर दिन कुछ ना कुछ नए आयाम जुड़ते जा रहे हैं और ये प्रगति के पथ पर है। नरविजय जी ये समझनी है कि जैसा भी देखने में आ रहा है कि जो ट्रेडिशनल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से टूट रहे हैं। और जो कोरोना के बाद जो पोस्ट कोविड कोरोना जो आप मान के चल रहे हैं कि जो एक नई तरीके की दुनिया बनने आ रही है, तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने काम धंधे से हाथ धो चुके हैं। पत्रकार भी उसमें बहुत सारे शामिल हैं जो आर्थिक रूप से जूझ रहे हैं। जो आपने एक बात कही कि इसमें ये आप ऐसे लोगों को जोड़ेंगे जो मंच बनाएंगे, और आपने कहा कि भविष्य में आर्थिक रूप से भी उनको कुछ ना कुछ लाभ हो, ऐसी भी आपकी प्लानिंग है। ये सोच आप कैसे, मतलब इसको कैसे आप एग्जीक्यूट करने की बात करते हैं कि लोग अगर आपके साथ जुड़े? क्योंकि अब देखने में आया कि न्यूज पोर्टल्स, यूट्यूब चैनल्स, इनकी भी एक भरमार हो गई है। क्वालिटी के साथ क्वांटिटी को मैच करना और उसमें अच्छे लोगों को सपोर्ट करना, इसमें कैसे आप और मतलब आपकी कंपनी और हरीश जी की कंपनी काम कर रही है? एक्चुअली जैसे समाचार पत्रों की बात करें तो हर जिले से सैकड़ों की संख्या में, छोटे छोटे शहरों से भी छोटे छोटे संख्या में भी सैकड़ों पत्र पत्रिकाएं निकलते रहे हैं। मैं बचपन से देखता आया हूँ। उसी तरीके से अब प्रिंट के बजाय डिजिटल माध्यम हो गया है, तो संख्या तो बढ़ेगी। भारत में जनसंख्या अधिक है, पढ़े लिखे लोगों की यानी साक्षरता बढ़ रही है, तो जाहिर है कि लिखने पढ़ने वालों और पोर्टल चलाने वाले या ब्लॉगर्स की संख्या निरंतर बढ़ेगी। ये तो स्वागत योग्य कदम है। ये हमें शक्ति देता है। अगर कम लोग होंगे तो हम कम काम कर पाएंगे। अधिक लोग होना अच्छी बात है और उसमें जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं हम उनके साथ जुड़ने की पहल कर रहे हैं। और जो लोग किसी कारण से अच्छा नहीं कर पा रहे हैं हम उन्हें सिखाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारे साथ हमारी जो कम्युनिटी पार्टनर है वो ब्लॉगर्स अलायंस है। और ब्लॉगर्स अलायंस का टैगलाइन ही है हैंड होल्डिंग ब्लॉगर्स, स्टोरी टेलर्स एंड क्रिएटर्स। क्रिएटर्स से मतलब है कंटेंट क्रिएटर्स टू सक्सेस, यानी कहानियां कहने लिखने वाले लोग, ब्लॉग लिखने वाले लोग और अच्छा कंटेंट जनरेट करने वाले लोगों को सफलता की राह पर ले जाना ही ब्लॉगर्स अलायंस का मुख्य लक्ष्य है। वो उन्हें सिखाना, उन्हें बढ़ाना, उन्हें अच्छे लोगों से जोड़ना, उनको एनकरेज करना, मोटिवेट करना। ब्लॉगर्स अलायंस हमारा कम्युनिटी पार्टनर है, तो ये एक बहुत बड़ी हमारे साथ शक्ति जुड़ी हुई है। तो जितनी बड़ी संख्या में हमें पोर्टल्स चलाने वाले साथी मिलेंगे, जितने डिजिटल पत्रकारिता करने वाले लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, अगर उन्हें आता है तो बहुत अच्छी बात है, वो तो पहले ही दिन से साथ आ जाएंगे। अगर नहीं आता है तो हम उन्हें सिखाने और उन्हें बढ़ाने, मोटिवेट करने, क्योंकि पत्रकारिता में मेरा 30 वर्ष से अधिक का अनुभव है। कई बड़े अखबारों की शुरुआत करने का मुझे मौका मिला। देखिए, चलते हुए अखबार में जाना एक बात होती है, उसमें आपको एक पर्टिकुलर डेस्क या बीट दे दी जाती है या पेज दे दिया जाता है। लेकिन मुझे ये सौभाग्य मिला कि चंडीगढ़ में दैनिक भास्कर की लॉन्चिंग टीम का मैं टॉप 10 में से प्रमुख पात्र रहा हूँ, जिसका संपादक के साथ सीधा कोई वो नहीं था। मेरा अपना इंडिपेंडेंट चार्ज था, सीधे मैनेजिंग डायरेक्टर को रिपोर्ट करता रहा हूँ। आर्थिक से लेके संपादकीय जो निर्णय होते थे वो मैं व्यक्तिगत तौर पर खुद ही लेता था, पूरे अधिकार थे। लगभग ऐसी स्थिति राष्ट्रीय सहारा में थी। सहारा में भी एक सिंगल हॉल बना हुआ था, सीमेंट रेत उड़ता रहता था। हम उस समय 91 में ज्वाइन किया था दिल्ली में। और बहुत ऐसे जो प्रोजेक्ट शुरू होते हैं उसमें आपको बहुत कुछ करने का मौका मिलता है। कुछ ऐसे ही मौका मिलता है जैसे आप एक एंटरप्रेन्योर की तरह काम कर रहे हो। मुझे याद है सुब्रत राय जी मेरी डेस्क पर आके बैठ जाते थे और मैं इंटरनेशनल डेस्क का इंचार्ज था। और मैंने अपनी डेस्क को अलग अलग देशों के, मैंने जो उन्होंने स्टेशनरी डिपार्टमेंट ने जो बॉक्सेस दिए थे उसको हमने अच्छे से टैगिंग करके लगाया था। वो सबके सामने कह रहे थे कि मुझे यहाँ बैठ के सुकून मिलता है नरविजय तुम्हारे पास आके। और वो रात में 2-2, 3-3 बजे बुला लेते थे। फिर कुबेर टाइम्स दिल्ली में लॉन्च हुआ, उसमें भी मैं
प्रमुख जो 3 लोग थे उसमें मैं एक रहा। तो मुझे ये एंटरप्रेन्योरशिप का मीडिया की कंपनियों को लॉन्च करने में जो शुरुआती दिक्कतें आती हैं, जो प्लानिंग करनी पड़ती है, जो ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, सबको साथ लेके चलने की जो एक बात होती है, ये मुझे बहुत मौका मिला। फ्री प्रेस जर्नल में एक बार पूरा स्टाफ जो है वो हड़ताल पर चला गया, क्योंकि वेतन आयोग की सिफारिशें जो थी वो आधे अधूरे तरीके से लागू हो रही थी। फ्री प्रेस बॉम्बे में तो वो लागू हो गया और इंदौर में लागू नहीं हो रहा था। तो इंदौर के जो पुराने वरिष्ठ साथी थे वो सब के सब स्ट्राइक कर गए, और श्रवण गर्ग जी उस समय उसके संपादक थे इंदौर में। और हम 3 लोग थे जो एक ही कमरे में रहते थे, हम तीनों यंगस्टर्स थे, वहाँ ट्रेनिंग के रूप में जुड़े हुए थे, लेकिन इतनी मेहनत करते थे और इतना हमारा मिशन था जर्नलिज्म, यही सोच के वहाँ पहुंचे थे। तो उन्होंने इतनी हिम्मत की थी कि अगर पूरा प्रेस का पूरा स्टाफ चला जाएगा, पेस्टर से लेके एवरीबडी, स्टिल हम 4 लोग मिलके अखबार को निकाल लेंगे। तो यानी शुरू से मुझे इतना अच्छा ये मौके मिले, ये चुनौतीपूर्ण मौके होते हैं, लेकिन इन्होंने मुझे बहुत सिखाया। इसीलिए आज अकेले बैठ के भी मैं बहुत सारी प्लानिंग कर लेता हूँ। आपने कहा कि मीडिया कंपनियां समस्याओं से जूझ रही हैं, आर्थिक संकट आ रहा है, और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स जैसे हैं, वो धड़ाधड़ अपनी यूनिट्स को बंद कर रहे हैं, अपने ब्यूरो ऑफिस को बंद कर रहे हैं, और सीनियर जर्नलिस्ट्स को भी उन्होंने काम से निकाल दिया। अब वो क्यों क्यों करना पड़ा इन कंपनियों? क्योंकि इन्होंने अपने खर्चे बढ़ा लिए, और इनके विज्ञापन का जो मुख्य स्रोत है वो विज्ञापन से ही इनको आय होती है। अब कोरोना काल में चूंकि अर्थव्यवस्था पूरी जो है वो पटरी से उतर चुकी है, अभी भी उतरी हुई हालत में है, तो विज्ञापन जाहिर है ऐसी स्थिति में नहीं आ रहे हैं। तो इन लोगों के लिए धन का संकट अभी तुरंत भले ना हो, लेकिन आने वाले समय में ये कैसे सरवाइव करेंगे, तो ये सोच के इन्होंने कॉस्ट कटिंग के उपाय करने शुरू कर दिए। मुझे ईश्वर की तरफ से एक अच्छी वो मिली हुई है। शुरू से मैं वैज्ञानिक सोच कर रहा हूँ। बदायूं जैसे छोटे से शहर से आया हुआ हूँ, उत्तर प्रदेश से। तो मैं जब 9वीं-10वीं कक्षा में था तभी मैंने आविष्कार करने शुरू कर दिए थे। विज्ञान के नए विचारों को मैं हमेशा से अपनाता रहा हूँ, और मुझे बहुत मजा आता है कुछ नया सोचने में, कुछ नया करने में। तो उत्तर प्रदेश में गोल्ड मेडल लगातार 3 साल तक गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, फर्स्ट सेकंड प्राइज जीता रहा। उस समय राष्ट्रीय स्तर की पत्र पत्रिकाएं, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान, नंदन, इन सब में बार बार मेरे इंटरव्यू छपते थे, समाचार छपते थे मेरे बारे में। तो वो एक आदत बनी हुई है कि हम कुछ भी नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो एक तो उसकी जीरो कॉस्ट। आप ये देखिए, ब्लॉग्सफायर पर जीरो कॉस्ट है, नो इन्वेस्टमेंट एट ऑल। ट्विटर चैट है, उस पर जीरो कॉस्ट है, सिर्फ हमारा दिमाग लगता है, हमारा अनुभव, ज्ञान और हमारा व्यवहार, हमारा जो लोगों के साथ जो एक नेटवर्क बना हुआ है, लगभग उसी मॉडल पर ब्लॉग्सफायर है। यानी जब हम इकन्नी खर्च ही नहीं कर रहे हैं तो फिर हम इस मॉडल के फेल होने का तो कहीं कोई सवाल ही नहीं है। दूसरी बात है, मैं एक चलती हुई प्रतिष्ठित कंपनी का संचालन करता रहा हूँ, स्पेक्ट्रम पीआर का, जिसमें सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में क्लाइंट्स हमारे पहले से बने हुए हैं। उनको जब पता लगा कि नरविजय जी आप तो डिजिटल माध्यम से आ गए, तो बड़ी खुशी खुशी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और आए दिन मुझे उनकी तरफ से कुछ ना कुछ काम आता रहता है। तो हमारे सामने वो संकट बिल्कुल नहीं है जो टाइम्स ऑफ इंडिया के सामने है या दैनिक भास्कर के सामने है। मुझे पता है कि लोगों की जेब में अठन्नी पड़ी होगी, फिर भी हमारा काम जो है बहुत तेज चलेगा। बल्कि देखिए, 2008 में मैंने स्पेक्ट्रम पीआर शुरू किया, उस समय पूरी दुनिया महामंदी के दौर से गुजर रही थी, और हमने अपनी कंपनी को सफल बनाया। दोबारा से फिर पूरी दुनिया में महामंदी का दौर है, भारत में खास तौर से दुनिया उभरने की तरफ बढ़ चली है, लेकिन भारत जो है अभी भी कोरोना से बहुत बुरी तरीके से जूझ रहा है, और मुझे लगता है शायद 2 साल 3 साल और लगेंगे सामान्य स्थितियां होने में। फिर भी हमारा जीवन शैली तो ऐसी ही रहेगी, डिजिटल बढ़ता जाएगा। ऐसी स्थिति में हमारी सफलता सुनिश्चित है, और हमारे पास जो इसको संचालित रखने के लिए जो मूल आवश्यकताएं हमारी, वो हमारे पास आती रही। पिछले 5 महीने मेरे पास लगातार काम आता रहा, मैं कभी भी खाली नहीं बैठा। हरीश जी ने लगभग 2015 में एक तरीके से देखा जाए तो पीआर की दुनिया छोड़ दी थी और फिल्मों के क्षेत्र में और लेखन के क्षेत्र में उतर गए थे, और
कसाब के ऊपर आपने बहुत चर्चित पुस्तक भी लिखी। आपको क्या मोटिवेशन हुई कि ऐसे समय में जब लोग इस पूरे माध्यम से अलग हो रहे हैं, हरीश जी, आप वापस दोबारा उतरे और नरविजय जी के साथ आपने ये एक टाई-अप बनाया? आपको क्या इंस्पिरेशन इसमें मिली, क्योंकि आपका एक सफल करियर था? देखिए, सबसे पहले तो मेरा जो प्लस पॉइंट हुआ वो है न्यू जनरेशन। जो आज के जो बच्चे हैं वो जो जिस तरह से वो सोच सकते हैं या जो सोच रहे हैं, वो मैं कोशिश करके भी वैसा नहीं सोच सकता हूँ। तो उनके आने से मुझे एक बूस्टअप मिला और नरविजय से उसी टाइम पर नरविजय जी से बात हो गई और ब्लॉग वायर एक जॉइंट हैंड हमने किया और मुझे लगा कि ये फ्यूचर है, क्योंकि जिस समय हमने पीआर किया था तो उस समय मुझे याद है कि रात की पार्टियां होती थी या लंच होता था, लोग दारू पीते थे, खाना खाते थे और चले जाते थे, किसी कोई जवाबदेही नहीं होती थी कि क्या छप रहा है क्या नहीं छप रहा है। मैंने आने के बाद पीआर शुरू करने के बाद सबसे पहला काम जो किया कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल्चर ख़त्म कर दिया। इसका क्रेडिट तो मैं मतलब ठोक बजा के लेता हूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कल्चर ख़त्म कर दिया, प्रोड्यूसर के खर्चे ख़त्म कर दिए। जो दारू के खाने के थे, सिर्फ 1-to-1 इंटरव्यू के लिए एक स्वीट हम बुक कराते थे, वो भी हम स्पॉन्सर करा लेते थे। तो निर्माता को लगा कि इससे बढ़िया क्या हो सकता है, और रिजल्ट का पूरा बंडल देते थे हम और सब जगह हम भेजते थे प्रेस रिलीज। उस समय कल्चर तो था नहीं, अपना ईमेल या कंप्यूटर तो थे नहीं, तो सब आईएनएस में जाके या अखबारों के विभिन्न दफ्तरों में जाके हम प्रेस रिलीज देते थे, बातचीत करते थे और उसके बाद वहीं से कटिंग लेते थे। तो हम जो उस टाइम में बल्क में एक पैकेट बना के भेजते थे निर्माता को, तो उन्हें लगता था कि ये किस तरह के लोग हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं। तो उस समय हमने जब वो शुरुआत किया तो अभी हमें लगा कि अभी हमें वो जो एक ढर्रा था उसको चेंज करना पड़ेगा। और अभी फिर पोर्टल बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है किसी भी तरह की पब्लिसिटी के अंदर। और इसके साथ साथ ब्लॉग वार भी जुड़ जाए तो ब्लॉग वार हालांकि इंडिविजुअली तौर पर तो बहुत टाइम से है, आप मुझे समझ से 7-8-10 साल से है, और बहुत बड़े बड़े लोग हैं उसके अंदर जो अपने इंडिविजुअली बहुत पॉपुलर ब्लॉग चला रहे हैं। तो लेकिन उसको एक सिंडिकेट का रूप देकर और उससे उनको कुछ जो लोग नए आना चाहते हैं या जो नया काम कर रहे हैं, ब्लॉग अपने लिख रहे हैं, उनको एक सिंडिकेट देकर और उनको कुछ आज नहीं तो कल कुछ हम आर्थिक सहायता सहयोग कर पाएं, तो उससे बढ़िया क्या हो सकता है। एक नई पहल होगी जिसमें हम 2 लोग जुड़कर अच्छा काम कर सकते हैं। मेरे पास फिल्म निर्माता हैं और बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं, सिंगर्स हैं, जिनको फिर से मैं रिवाइव ही करना है, मुझे बातचीत करनी है, उनको समझाना है, मोटिवेट करना है कि ब्लॉग वायर और पोर्टल एक ऐसा माध्यम है जो बहुत स्कोप है जिसका फ्यूचर में, और अब तो वर्तमान समय में भी तो मुझे लगता है कि एक अच्छा एक स्कोप हो सकता है आर्थिक रूप से भी और पब्लिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जी बिल्कुल ठीक बात है। और जैसा कि हमने पहले भी कहा कि ये आपदा में अवसर एक क्रिएट किया गया है, और कई बार कहते हैं जब चुनौतियां आती हैं, और नरविजय जी ने जिस तरीके से बताया कि शुरुआत के दौर से ही वो चुनौतियों का सामना करते रहे और नए नए चैलेंजेस क्रिएट करना, एक होता है चैलेंजेस सामने लेना, लेकिन नए नए चैलेंजेस क्रिएट करके और उनका समाधान करना, उनका मुकाबला करना, उन पर विजय पाना। हरीश जी का भी इतिहास ऐसा ही रहा है। छोटे से शहर से पत्रकारिता शुरू करने के बाद, फोटोग्राफी करने के बाद पत्रकारिता से लंबे समय जुड़े रहे और वहीं से फिर उन्होंने रास्ता निकाला। और एक समय में उत्तर भारत में पीआर का जो पर्याय होता था वो हरीश शर्मा जी होते थे, कि मतलब अगर नॉर्थ इंडिया में अगर आपको कहीं भी कुछ करना है या छपाना है तो आप हरीश शर्मा जी से बात कीजिए। तो एक वो था। एक तो नरविजय जी आपने बताया कि जो ब्लॉगर्स ऑलरेडी हैं आप उनको जोड़ेंगे, उनको इकट्ठा करेंगे, जो पोर्टल्स हैं उनका भी एक आप सिंडिकेट बनाएंगे। इसमें आप फ्यूचर में अब जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल जब टेक्नोलॉजी बदल रही है, परंपरागत माध्यम बदल रहे हैं संचार के, कम्युनिकेशन के, तो कहीं ना कहीं इसमें
आप जो युवा पीढ़ी है उसका भविष्य किस तरीके से देखते हैं कि वो आने वाले समय में अपने आप को किस तरीके से क्रिएटिवली अपडेट करे, ताकि वो किसी ऐसी सिंडिकेट का हिस्सा बनकर जिसमें सबसे अच्छी बात ये है कि ब्लॉग लिखने के लिए आपको किसी दफ्तर में नहीं आना, आपको किसी एक पर्टिकुलर जगह नहीं आना, आप देश में कहीं बैठे रहें, आप बस आपके पास एक सोच होनी चाहिए, एक विचार होना चाहिए और उसे अभिव्यक्त करने की काबिलियत होनी चाहिए, जो आपने कहा आप तराशेंगे। तो एक ये जो एक ग्लोबल एक स्पेक्ट्रम, आपकी कंपनी का नाम भी है स्पेक्ट्रम एआर, एक जो ये एक विजन एक बड़ा खुल रहा है, तो इसके लिए यंगस्टर्स को आप कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे? अतुल जी, यंगस्टर्स ऑलरेडी ब्लॉगर्स अलायंस के साथ जुड़ रहे हैं। मेरा तो चंडीगढ़ चैप्टर का लॉन्च दिसंबर 2019 में हुआ था चंडीगढ़ में। प्रॉपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की और यहाँ के ब्लॉगर्स को इनवाइट किया, और उसके बाद योजना ये थी कि जनवरी से हम अलग अलग स्थानों पर जाकर वहाँ मीटिंग्स करेंगे, सेमिनार करेंगे और बहुत सारे प्रोग्राम आयोजित करेंगे, जिसमें हम उभरती हुई प्रतिभाओं को, जो लोग आना चाहते हैं, पत्रकार भी हो सकते हैं, लेखक भी हो सकते हैं, छात्र छात्राएं हो सकती हैं, उनको वहाँ इनवाइट करेंगे और उनसे समझेंगे भी और उन्हें समझाएंगे भी। उनकी अगर दिक्कत है तो उन्हें हम बताने के लिए तैयार हैं, और उसके लिए हम कोई फीस नहीं ले रहे हैं उनसे। और उनमें से जो लोग, अब देखिए ब्लॉगर्स अलायंस में जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें हर महीने उनमें से जो उभरते हुए अच्छे ब्लॉगर्स हैं, उनको पूरे हमारा जो एक इकोसिस्टम बना हुआ है सोशल मीडिया पर, दिल्ली में ब्लॉगर्स अलायंस का और इधर चंडीगढ़ में, और देश के अलग अलग स्थानों पर जो चैप्टर्स हैं, वो सभी लोग उनको प्रचारित प्रसारित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। जिनको बिल्कुल नहीं आता उन्हें हम बताने के लिए तैयार हैं, फोन पर, ऑनलाइन, डिजिटल, उनको छापते हैं, उनको प्रोत्साहित हर तरीके से करते हैं। और मेंबर्स के लिए भी ये सुविधा है, जो लोग उसमें मेंबर बनते जाते हैं तो वो पूछेंगे कि हमें क्या मिलेगा ब्लॉगर्स अलायंस। एक्चुअली ब्लॉग्स वायर और ब्लॉगर्स अलायंस बिल्कुल साथ ही साथ पैरेलल चलने वाली रेखाएं हैं। वो एक गैर लाभकारी संस्था है और हमारा जो है एक बिजनेस मॉडल है। तो बिजनेस मॉडल होना भी बहुत जरूरी है। गैर लाभकारी संस्था सिखाएगी, प्रोत्साहित करेगी, सबको साथ लेके चलेगी, और हमारा काम है लोगों की जेब में कुछ पैसे डालने का भी हम एक तंत्र विकसित करें। जैसा हरीश जी ने कहा कि एक सिंडिकेशन हम शुरू करें, एक हमारे पास मांग ऑलरेडी आती रहती है और आने वाले समय में और बढ़ती जाएगी। इस इंटरव्यू के माध्यम से, चूंकि आपके चैनल्स और आपके सोशल मीडिया और आपके पोर्टल्स का विस्तार पहले से ही बहुत अधिक है, तो ये सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं हम सबको आगे बढ़ाने में हेल्प करती हैं। जी जी, इससे होगा क्या जी, इससे हम जब लाभ की स्थिति में आएंगे तो डेफिनेटली, जैसे बैंक है, बैंक आपको ब्याज देता है। बैंक में आप धन जमा करते हैं, आप पीपीएफ अकाउंट खोलते हैं, आप सेविंग्स में तो बहुत कम मिलता है, तो उसमें ब्याज मिलता है, आपको कुछ ना कुछ अवश्य मिलता है। जो बड़ी कंपनियां हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर हैं, वो शेयर होल्डर्स को अपना शेयर देती हैं जब मुनाफे में होती हैं। तो कुछ लगभग उसी मॉडल पर हमने सोच रखा है। हमें अगर 1 रुपया मिलेगा तो उसमें से 50 पैसे अगर हमने रखे हैं, तो बाकी 50 पैसे जो हैं वो हम अपने साथियों में वितरित करने के लिए तैयार हैं। उसमें हमें कोई समस्या जी नहीं है। जी जी, बहुत बढ़िया विचार है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में, क्योंकि तकनीक की भी आवश्यकता है और इसमें क्योंकि एक मंच जो उपलब्ध करा रहे हैं नरविजय जी और हरीश जी, मुझे लगता है कि इसका लाभ होगा। आप लोग भी इसके साथ जुड़ सकते हैं। समय की थोड़ी कमी है, हम लोग इस चर्चा को यहीं रोकेंगे, लेकिन क्योंकि हरीश जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से, मतलब अभी तो फिलहाल वो गोवा में है, लेकिन मुंबई की जो फिल्म इंडस्ट्री है उससे वो पूरी तरीके से वाकिफ है। एक छोटे सा टिप्पणी चाहूंगा हरीश जी, अपना लोभ समरण नहीं कर पा रहा हूं मैं। ये जो सुशांत सिंह राजपूत का जो पूरी क्रिया प्रतिक्रिया देश भर में चल रही है, उस पर आपकी एक छोटी सी टिप्पणी चाहिए। मेरे पास 1.5 मिनट है आपके पास। सुशांत सिंह का जो केस है वो मुझे लगता है कि वो सीधा सीधा आत्महत्या का केस है, सुसाइड का केस है। अब वो सुसाइड क्यों है, किस लिए की, क्या मजबूरी थी, सीबीआई वो पता कर पाए तो बहुत अच्छा होगा। उसके अलावा मुझे कुछ लगता नहीं कि ये एक हत्या है या कोई लोग
आर्टिस्ट उनसे डर रहे थे या उनको लग रहा था कि ऐसा कुछ नहीं है। ये सीधा अभी लोगों के पास समय है, खाली है सब लोग सोशल मीडिया पर, और कोई इस बीच में कोई ऐसी बड़ी स्टोरी कोई आई नहीं है, तो सब सारे मीडिया, खासतौर पे यूट्यूब चैनल्स, जो स्वयंभू पत्रकार हैं, वो खुद ही जज बन गए हैं, खुद ही वकील हो गए हैं और जजमेंट भी दे चुके हैं, और वो हर रोज देते रहते हैं जजमेंट। तो इसमें मुझे लगता है कि कुछ ठीक है, बहुत बुरा हुआ उसने ये स्टेप उठाया, और नहीं उठाना चाहिए था, लड़ना चाहिए था, वजह कुछ भी रही हो। लेकिन मुझे लगता है कि आप भी देखेंगे आने वाले टाइम में जो मैं कह रहा हूँ वो ही सच निकल के जी आएगा। चलिए, आपका कहना ठीक है, ठीक हो, क्योंकि यहाँ तो अलग अलग तरीके से अलग अलग तरीके की बातें चल रही हैं। ब्लॉग्स वायर के लिए और आपके लिए जो आपका अलायंस हुआ है वो आगे चलकर युवाओं के लिए, युवा पीढ़ी के लिए एक, जिसे कहते हैं कि एक फायदे का सौदा भी साबित हो, ऐसी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और दूसरा, नरविजय जी, आपसे एक आग्रह भी करता हूँ कि जब आप एक ब्लॉगर्स और इस तरीके के लोगों की फौज खड़ी करें, तो सोशल मीडिया पे भी जिस तरीके से देखने में आ रहा है कि बहुत ज्यादा लोग होने से कई लोग बड़े गैर जिम्मेदारी का परिचय देते हैं, तो मुझे लगता है क्योंकि एक ऑर्गेनाइज तरीके से इस पर काम होगा, तो एक स्तरीय चिंतन मनन, एक डिबेट, एक मंच पर एक अच्छा कंटेंट भी आएगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। आज के लिए दोस्तों इसमें मैं लास्ट में एक बात कहना चाह रहा हूँ कि इसमें हमें नरविजय जी ये ख्याल रखना है कि हमें क्वांटिटी पे नहीं, क्वालिटी पे ही है, और हमें अपने लाइक के लिए या व्यूज के लिए हमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है कि हम सेंशलाइज ना करें किसी भी चीज जी को। जी तो जी जी, ये समय बिल्कुल खत्म हो रहा है। मेरे को उम्मीद है कि जो मैं कहना चाहता था हरीश जी ने भी वही बात की है। नरविजय जी, और आप पर जिम्मेदारी है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और हम आगे भी आपको ऐसे लोगों से मिलाते रहेंगे जो एक मार्ग अपना बना रहे हैं और दूसरों के लिए एक राह खोल रहे हैं।